नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 अगस्त 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे लेबर रिफॉर्म्स से संबंधित। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट और तीसरे नंबर पे आईपीसीसी की वार्निंग विभिन्न देशों को। यहाँ पे एक जो आर्टिकल है इसमें देखो राइटर ये बोलती है कि इंटरनेट पर वैसे तो ट्रोलिंग दोनों की होती है, मैन की भी और वुमेन की भी, लेकिन वुमेन की ट्रोलिंग ज़्यादा होती है। वो महिलाएं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, तो उनके बारे में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। सेक्सिज्म ज़्यादा होता है। सेक्सिज्म मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या फिर सेक्स। तो महिलाओं के साथ ये ज़्यादा होता है। उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए जाते हैं और काफ़ी बार तो तस्वीरें जो हैं उनको फ़ोटोशॉप करके वायरल कर दिया जाता है ताकि उनका मनोबल टूट सके। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये सब चीज़ें होने पर जो महिलाएं हैं वो इंटरनेट पर पार्टिसिपेट करना छोड़ देती हैं। तो इससे देखो देश की जो डेमोक्रेसी है वो कमज़ोर होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि हर कोई फ्रीली बिना किसी डर के पार्टिसिपेट कर सके, अपनी राय व्यक्त कर सके। लेकिन जब ऐसा होता है तो उनके साथ फिर उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए कैंपेन चलता है, उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी इस आर्टिकल में दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं तो जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, मतलब ऐसे नामों का इस्तेमाल है जो आंसर्स में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जैसे सवरा भास्कर हैं, तो जो पॉइंट्स हैं वो आप ले लीजिए आंसर्स में इस्तेमाल करने के लिए, ऐसे में यूज़ करने के लिए। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सेक्सिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेबर लॉ रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, अगस्त 2019 से पहले एक्सपर्ट्स की ये शिकायत थी कि इंडिया में जो लेबर लॉज है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ऑलमोस्ट 44 लेबर लॉज हैं और इन लेबर लॉज की वजह से इंडिया में बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सरकार के ऊपर प्रेशर था कि सरकार लेबर लॉज को सिंपल बनाए। सरकार ने 44 लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करके 4 लेबर कोड सरकार लेके आई। अगस्त 2019 में सबसे पहले लेके आई थी कोड ऑन वेजेस। उसके बाद 23 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में ये सारे कोड्स भी पास हो गए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड और सबसे लास्ट में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सरकार जब ये कोड्स लेके आई थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इन कोड्स में प्रोविज़न ऐसे हैं कि वर्कर्स को फ़ायदा होगा, उनको वेजेस ज़्यादा मिलेंगे, एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा होगा, मतलब हर वर्ग को फ़ायदा होगा। लेकिन देखो, ये कोड्स ना तभी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होंगे जब सरकार इन कोड से संबंधित रूल्स को नोटिफाई करेगी। लेकिन दिक्कत ये है, ये कोड्स तो पार्लियामेंट से पास हो गए, लेकिन अभी तक इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स हैं वो सरकार ने नोटिफाई नहीं किए हैं। थोड़े बहुत रूल्स नोटिफाई किए हैं, लेकिन सभी एस्पेक्ट्स से संबंधित रूल्स नोटिफाई नहीं किए हैं। जैसे ट्रेड यूनियन का जो एस्पेक्ट है, इससे संबंधित रूल्स अभी सरकार ने बनाए ही नहीं हैं। दूसरा, लेबर देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रूल्स को नोटिफाई करना जरूरी है। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो इन रूल्स को नोटिफाई करने में काफ़ी ढीली हैं। तो सिचुएशन ये है कि कोड्स आ चुके हैं जिनका लंबे समय से इंतजार था कि लेबर रिफॉर्म लाओ, लेबर रिफॉर्म लाओ, लेबर रिफॉर्म लाओ। अब लेबर रिफॉर्म आ गए तो कोई रूल्स ही नोटिफाई नहीं कर रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या इतने सालों से जो मांग चल रही थी। पहले देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम 1 अप्रैल से इन 4 लेबर कोड्स से संबंधित रूल्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब सरकार बोल रही है कि हम 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे लेबर कोड संबंधित रूल्स को। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस स्टेट्स को आदेश दे दिया कि आप 31 जुलाई से पहले एक तो सभी जितने भी हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर कीजिए नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में, NDUW। इसके साथ साथ 31 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था वेरियस गवर्नमेंट्स को कि आप 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट कीजिए। 31 जुलाई तो देखो बीत गया, 10 दिन ऊपर हो चुके हैं।
ये साफ नहीं है कि गवर्नमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को फुलफिल कर चुकी है या फिर नहीं कर चुकी है। अभी सुनवाई होनी बाकी है इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है। देश के सभी लोगों के राशन कार्ड की शेडिंग होनी चाहिए, यानी मैपिंग होनी चाहिए आधार कार्ड से। इसके साथ साथ हर फेयर प्राइस शॉप पर जहां से राशन वितरित किया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स वाला डिवाइस होना चाहिए। और देखो, सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करना भी आसान काम नहीं है। ऐसे 400 मिलियन वर्कर्स हैं, 400 मिलियन से ज़्यादा ही होंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी जल्दी टाइमलाइन 31 जुलाई वाली इसलिए दी क्योंकि ना पिछले साल जब माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित क्राइसिस पैदा हुए थे ना, लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर की तरफ चल दिए थे पैदल ही, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ऐसा क्रिटिसिज्म सुप्रीम कोर्ट का होता है कि इतने बड़े क्राइसिस के दौरान सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। तो शायद अपने उस क्रिटिसिज्म की भरपाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट्स को दिए हैं। अब ये साफ नहीं है कि सरकार कब जाके सुप्रीम कोर्ट के इन डायरेक्टिव्स को पूरा करेगी, क्योंकि 31 जुलाई तो बीत चुका है। इसके बाद राइटर विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टेटस को एनालाइज करते हैं। 3 अगस्त 2021 का ये डेटा है। देखो, कुछ स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन्होंने तो जो 4 कोड है ना, किसी कोड के तहत भी रूल्स को अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, यानी सबसे स्लो स्टेट गवर्नमेंट्स यही हैं। उसके बाद कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, इन्होंने कोड ऑन वेजेस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इन कोड से संबंधित रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन्होंने सभी कोड्स के तहत रूल्स को फ्रेम कर दिया है। मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट्स इस मामले में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और बात सिर्फ देखो रूल्स को नोटिफाई करने की नहीं है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की नहीं है। इन 4 लेबर कोड्स में कुछ कमेटीज को इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविजन था। जैसे देखो, कोड ऑन वेजेस, ये कोड आ गया था अगस्त 2019 में, लेकिन मार्च 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद 3 जून 2021 को सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी टू एडवाइज ऑन मिनिमम वेजेस को कॉन्स्टिट्यूट करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस कमेटी का कार्यकाल रहेगा 3 साल। तो देख लीजिए सरकार कितनी स्लो है। मतलब लेबर कोड आए 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद जब क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट किया तब 2 साल के बाद सरकार ने इन कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे तो देखो सितंबर 2020 में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड आ गया था, लेकिन बावजूद इसके कोविड-19 की महामारी के दौरान काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए। जैसे विजग में 2020 में 4 एक्सीडेंट्स हुए, और भी हमारे देश में 2019 और 2020 के दौरान गुड़गांव रीजन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए। ये इंडिया की एनुअल रिपोर्ट क्रस्ट में बताया गया। मतलब पॉइंट यही है कि इस कोड के आने के बावजूद जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कोविड-19 की महामारी के कारण हमारे देश में इनफॉर्मलाइजेशन बल्कि और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी इनफॉर्मल वर्कर्स की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन देखो अभी भी जो नॉन स्टैट्यूटरी फ्लोर लेवल मिनिमम वेज है कितनी है, 178, जबकि जून 2021 में ही जो महंगाई है वो 12% तक पहुंच गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन यानी WPI जो है वो 12% है। मिनिमम वेजेस इतने कम, जबकि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाने का काम नहीं किया है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। सरकार ने इतना ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं पहुंचाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सरकार कर सकती थी कम से कम उन फैमिलीज़ को जो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन सरकार ने इस महामारी के दौरान भी ऐसा नहीं किया। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो हो सकता है कि 4 लेबर कोड्स के पास होने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो जाए, लेकिन बात सिर्फ रैंकिंग इंप्रूव करने की नहीं है, बात सही में वर्कर्स को राहत पहुंचाने की है। अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा तभी वर्कर्स को फ़ायदा होगा। तो इस एस्पेक्ट्स पर ना सिर्फ सरकार को ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपोजिशन पार्टीज़ जिन्होंने लेबर रिफॉर्म से संबंधित एस्पेक्ट्स को इग्नोर करके रखा है, उन्हें भी लेबर यूनियंस की, लेबर वर्कर्स की आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया और चाइना के बीच
लद्दाख रीजन में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड देखो, आपको पता है पिछले साल अप्रैल से ही चाइना के जो फोर्सेस हैं कई सारे पॉइंट्स पर इंडिया की साइड आगे आ गई। इनमें से कुछ पॉइंट्स की हम बात करें, जैसे पेंगोंग लेक रीजन, गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स एरिया, डेमचोक, दपसांग प्लेन्स, गलवान वैली रीजन। गलवान वैली में तो पिछले साल जून में वायलेंस भी हुआ था, जिसमें 20 इंडिया के जवान शहीद हो गए थे। 1967 के बाद इंडिया और चाइना बॉर्डर पर अभी तक ये सबसे बड़ी वायलेंस की घटना थी। उसके बाद देखो, दोनों देशों के बीच बातचीत स्टार्ट हुई, मिलिट्री कमांडर्स के बीच कैसे न कैसे करके बॉर्डर पर दोनों देशों की जो ट्रूप्स आमने सामने हैं, कभी भी चिंगारी भड़क सकती है, इसको डिसएंगेज किया जाए। तो देखो, पेंगोंग लेक रीजन में तो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, गलवान वैली में भी हो गई थी जहां पे वायलेंस हुआ था, लेकिन बाकी कुछ पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट होना अभी भी बाकी था, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा पोस्ट, डेमचोक और दपसांग प्लेन्स। अभी गोगरा पोस्ट पर डिसएंगेजमेंट को सहमति हुई है दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स के बीच। 31 जुलाई को जो 12वें राउंड की बातचीत खत्म हुई थी ना, इस बातचीत में यह तय हुआ कि गोगरा पोस्ट पर भी दोनों देशों की जो मिलिट्री आमने सामने है वो कदम पीछे खींच लेती है, और इस एरिया में एक बफर जोन बनाया जाता है जहां पर ना तो आपकी ट्रूप्स आएंगे पेट्रोलिंग के लिए कुछ समय के लिए, और ना ही हमारे ट्रूप्स आएंगे पेट्रोलिंग के लिए। अब देखो, मान लीजिए गोगरा पोस्ट है, कुछ रीजन में दोनों देशों के ट्रूप्स अगर नहीं आएंगे, तो आमने सामने नहीं आएंगे तो टकराव भी नहीं होगा ना। बट लेकिन देखो, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि एक तो ये जो बफर जोन है ये कुछ ही समय के लिए रहेगा, ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। तो ये बाद में क्या होगा, इस बात पर तो सहमति नहीं हो पाई है कि एक बार जब ये बफर जोन खत्म हो गया तो फिर पेट्रोलिंग के लिए दोनों देशों की ट्रूप्स आमने सामने आएंगी। अब पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, जैसे 93 का बॉर्डर एग्रीमेंट है, 96 का एग्रीमेंट है, वो तो देखो अब इररिलेवेंट हो गए हैं, क्योंकि चाइना ने उनको माना नहीं, तभी तो वो चाइना अपनी ट्रूप्स को आगे लेके आ गया। तो आगे क्या, मतलब कुछ समय के लिए तो शांति आ जाएगी, लेकिन परमानेंट पीस कैसे एस्टैब्लिश होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा देखो, इस प्रकार से बफर जोन एस्टैब्लिश किए जाते हैं ना, जो पहले भी किए थे पेंगोंग लेक रीजन में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, वहां पे जब डिसएंगेजमेंट हुआ तब भी बफर जोन बनाने पे सहमति बनी थी। लेकिन देखो, बफर जोन बनाने का फायदा ना चाइना को ज्यादा है। कैसे? चाइना की साइड इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप है, चाइना अपनी फोर्सेस को ज्यादा जल्दी से मोबिलाइज कर सकता है एज कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया की साइड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, अब जल्दी से मतलब आवश्यकता पड़ गई, इंडिया को अपनी फोर्सेस को ले जाना है, वहां पर टाइम लगेगा ना, क्योंकि हमारा सड़कें इतनी अभी भी बनी नहीं है, सड़कों का जाल चाइना की साइड ज्यादा अच्छा है। तो बफर जोन बनाने से चाइना को एडवांटेज है। अब नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो, अभी भी कुछ पॉइंट्स तो बाकी हैं, जैसे अगली जो बातचीत होगी हॉट स्प्रिंग्स पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट को लेके होगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे दपसांग प्लेन्स, जहां पे चाइना की ट्रूप्स आगे हैं, यहां पर चाइना इंडिया की पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर रहा है, और यहां से चाइना पीछे जाने को आसानी से राजी होगा नहीं। तो चुनौती जो है, डिस्प्यूट जो है, टेंशंस जो है अभी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर, वो खत्म हो गई ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब लास्ट में बात आती है क्या करना चाहिए फर्दर। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बाकी जिन पॉइंट्स पर अभी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, उन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट करने के लिए दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स को फिर से मिलना चाहिए। मतलब देखो, इंडिया की जो मैसेजिंग है ना, वो इस पूरी घटनाक्रम में स्ट्रोंग रही है। इंडिया ने उतनी ही ट्रूप्स तैनात कर दी बॉर्डर पर जितनी चाइना की ट्रूप्स तैनात हैं, और इंडिया ने भी वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि हम लंबे समय तक यहां पे रहने के लिए तैयार हैं। तो एक मैसेज गया चाइना को कि इस बार इंडिया मानने को तैयार नहीं है, इंडिया लंबे समय तक यहां पर मौजूद रहेगा जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होता है। तो इंडिया को अपनी ये मैसेजिंग जारी रखनी चाहिए ताकि बाकी बचे जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि दपसांग प्लेन्स, वहां पे भी डिसएंगेजमेंट हो। और एक बार देखो डिसएंगेजमेंट हो जाता है तो फिर फर्दर नए प्रोटोकॉल्स या फिर नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने की आवश्यकता है, ताकि बॉर्डर पर बार बार जो ये टकराव पैदा होता है दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच, वो टकराव पैदा ना हो।
देखो पुराने जो एग्रीमेंट्स थे वो तो अब इररिलेवेंट हो गए ना, चाइना ने उनको फॉलो ही नहीं किया जैसा हमने डिस्कस किया। तो इसलिए नए प्रोटोकॉल्स, नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो लाने होंगे ना, ताकि पहले दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने बेशक आ जाती थी लेकिन गोली तो नहीं चलती थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशंस तो नहीं थी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया चाइना डिसएंगेजमेंट प्रोसेस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से संबंधित आईपीसीसी की वार्निंग के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो हम आईपीसीसी के बारे में जानते हैं। ये आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। देखो साइंटिस्ट का ये एक नेटवर्क है जो कि पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस प्रोवाइड करता है, बताता है कि क्लाइमेट चेंज की क्या स्टेटस है, ताकि पॉलिसी मेकर्स उसी हिसाब से डिसीजन ले सकें। प्रीलिम में एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आईपीसीसी देखो ये अपने आप से कोई रिसर्च नहीं कंडक्ट करता है, ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं को एनालाइज करके, उन्हीं को इकट्ठा करके एक प्रॉपर जो रिपोर्ट है इस पैनल के द्वारा पॉलिसी मेकर्स को दी जाती है। सॉरी। तो अभी हुआ ये है, मंडे को यानी कल आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसको कहा गया है कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। इस रिपोर्ट में आईपीसीसी ने साफ साफ तौर पे बोला है कि अगले 20 साल में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ऑलरेडी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है अगर हम कंपेयर करें इंडस्ट्रियल ईरा से, यानी कि 1850 से लेके 1900 के बीच में अर्थ का जो टेम्परेचर था, तब से लेके अभी तक अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और अगले 20 सालों में ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। और देखो कुछ भी कर ले हम, विभिन्न देश कितने भी प्रयास कर ले, एक बार तो अर्थ का टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ेगा ही। उसके बाद बेशक कम होना स्टार्ट हो, अगर वो भी तब जब विभिन्न गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्शन उनके द्वारा लिया जाता है। इसके बाद फर्दर रिपोर्ट में ये कहा जाता है, देखो अर्थ का जो ये एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वजह से हीट वेव्स ज़्यादा आएंगी, गर्मी का जो सीजन है वो लंबा होगा और सर्दी का सीजन छोटा होगा, समुद्र में पानी का जो लेवल है ग्लोबली वो तेज़ी से इंक्रीज होगा। इंडिया की पर्टिकुलरली हम बात करें, इंडिया में आपने देखा होगा हिमालयन रीजन्स में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स की घटना काफ़ी तेज़ हो गई है, बादल का फटना, और कहीं कहीं इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है बहुत कम समय में, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। तो इंडिया के साउदर्न पार्ट्स में आने वाले समय में और ज़्यादा सीवियर रेनफॉल की घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से फ्लड्स और ज़्यादा आएंगी। और चूंकि देखो इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर की, तो इस वजह से समुद्र के आसपास के जो एरिया हैं उनके सबमर्ज होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। वैसे मतलब सिटी स्पेसिफिक रिपोर्ट, इस सिटी स्पेसिफिक डिटेल्स इस रिपोर्ट में नहीं दी गई हैं कि कौन सी सिटीज़ डूब सकती हैं, लेकिन इंडिया में जो कोस्टल सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, चेन्नई, इनको खतरा काफ़ी ज़्यादा है। और देखो गर्मी अगर बढ़ेगी तो जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, या फिर हिमालयन रीजन है जिसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, यहाँ पे बर्फ़ और ज़्यादा तेज़ी से पिघलेगी, और बर्फ़ और ज़्यादा तेज़ी से पिघलेगी, इसके भी वेदर इवेंट्स पर और समुद्र में पानी के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट में देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है, इवन यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, इन्होंने भी यही आह्वान किया सभी गवर्नमेंट से, खास करके G20 और वो मेजर कंट्रीज़ जो कार्बन ज़्यादा एमिट करते हैं, उनसे ये आह्वान किया कि भैया एक्शन लेने का समय अभी है। आपने जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत कमिटमेंट्स की है ना, वो सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज़्यादा कमिटमेंट्स करनी होंगी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत, ताकि और ज़्यादा एमिशन को रोका जा सके। मतलब नेट जीरो एमिशन पे जल्द से जल्द सहमति बनानी होगी सभी देशों को। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नेट जीरो एमिशन का दावा नहीं किया है। नेट जीरो एमिशन मतलब वो सिचुएशन जब कोई देश जितना कार्बन एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका रिजल्ट यह निकलेगा इन्वायरमेंट में कार्बन एमिट नहीं होगा। इसके अलावा देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से संबंधित कुछ इश्यूज़ को लेकर जो अभी भी विवाद है, जैसे डेवलप कंट्रीज़ को पैसे देने हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज संबंधित इवेंट से निपट सकें, उनसे एडॉप्ट कर सकें अपने आप को, और टेक्नोलॉजी देनी होगी डेवलप कंट्रीज़ को
ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादा अच्छे से क्लाइमेट चेंज संबंधित जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं उनको मिटिगेट कर सकें। अगर अभी भी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच इन इश्यूज़ को लेकर सहमति नहीं बन पाती है तो देखो बहुत दिक्कत होगी आने वाले समय में, ऐसा बोला जाता है आर्टिकल में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।